7-8 पॉइंट्स हैं। इन्हीं 7-8 पॉइंट्स चैप्टर 3 से आपका पूछे जाने वाला है। पहला जो है वो है समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व। दूसरा जो है वो है नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत। तीसरा जो है वो है क्लिंटन का दौर। चौथा जो है वो है 9/11 मतलब 9/11 का जो हमला था अमेरिका के ऊपर वो क्या था और उसके विरुद्ध अमेरिका ने क्या क्या कदम उठाए। वर्चस्व क्या है, वर्चस्व क्या होता है, आधिपत्य क्या होता है, उसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे। सैन्य शक्ति के बारे में जानेंगे, अमेरिका के सैन्य शक्ति और ढांचा के बारे में जानेंगे। और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी अमेरिका का वर्चस्व, जो वहां के सांस्कृतिक क्षेत्र है हमारे पूरे विश्व में, उन सभी जगहों पे जो अमेरिका का वर्चस्व हुआ उसके बारे में भी जानेंगे। और चुनौतियों के बारे में जानेंगे, अवरोध के बारे में जानेंगे और सबसे महत्वपूर्ण भारत और अमेरिका के संबंधों के बारे में जानेंगे। तो ये कुछ बहुत ही विशेष तरीके से सीबीएसई के द्वारा सेट किया गया वो टॉपिक है जो चैप्टर 3 में आपसे पूछा जाएगा। आइए, सबसे पहला पॉइंट जो है वो है समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व। ये सबसे पहला पॉइंट है, तो इसे हम समझते हैं। अमेरिका ने नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत की जब यूएसएसआर का विघटन हो गया। जैसा कि आपको पता है कि 1991 में क्या हुआ, सोवियत संघ पूर्ण रूप से खत्म हो गया। ऐलान कर दिया गया कि अब सोवियत संघ नहीं रहा है। और सोवियत संघ के 1991 में खत्म होने के बाद शीत युद्ध की भी समाप्ति हो गई। मतलब शीत युद्ध का जो दौर चल रहा था 1945 से 1991 तक, इसका भी समस्या अब यहाँ पे समाप्त हो गया। अब एक महाशक्ति रही नहीं तो उसके साथ युद्ध कौन करेगा, इस तरह से यहाँ पे शीत युद्ध समाप्त हो गया। अब जब शीत युद्ध समाप्त हो गया तो अमेरिका के वर्चस्व की स्थापना हुई, क्योंकि दो शक्तिशाली लोगों में से एक शक्तिशाली लोग खत्म हो चुका था, तो एक शक्तिशाली जो अमेरिका बच गया था उसका वर्चस्व पूरे विश्व में फैलना शुरू हो गया था। वो एक ध्रुवीय हो गया था। एक ध्रुवीय और द्विध्रुवीय के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। एक ध्रुवीय का मतलब हो गया कि एक महाशक्ति, लेकिन जब दो ध्रुवीय हुआ करता था तो दो महाशक्ति हुआ करती थी, एक सोवियत संघ अर्थात यूएसएसआर और एक तरफ अमेरिका। लेकिन जब यूएसएसआर खत्म हो गया तो यह एक ध्रुवीय हो गया, मतलब एक ध्रुवीय देश हो गया। अगस्त 1990 की बात है। अब देखिए क्या हुआ, 1990 के समय में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना घटी, आप इसे ध्यान से समझिएगा। 1990 की बात है। इराक जो है वो भी एक देश है, उसने अपने पड़ोसी देश कुवैत, नाम सुना होगा, ये अरब कंट्रीज के अंदर आता है, मुस्लिम कंट्री है। यहाँ पे भारत के बहुत सारे लोग जाते भी हैं यहाँ पे काम करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे सुनता हूँ कि पैसे बहुत ज्यादा मिलते हैं। अब इसमें क्या सच्चाई है ये नहीं पता, लेकिन बहुत सारे हमारे भारतीय भाई बंधु जाते हैं कुवैत वहाँ काम करने। तो कुवैत जो है वो एक देश है और उसका पड़ोसी देश है इराक। अब इराक ने क्या किया, बहुत ही जल्दीबाजी में, आनन फानन में, फटाफट कुवैत पर ही अटैक कर दिया और कुवैत को अपने कब्जे में ले लिया। क्या किया, कुवैत पर कब्जा कर लिया। अब कुवैत पे कब्जा कर लिया तो ये तो गलत चीज है ना। अगर कोई देश दूसरे देश पे बिना किसी बात के ही अगर कब्जा कर ले, अपने विस्तारवादी नीति को अपनाए, तो ये गलत है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो संयुक्त राष्ट्र संघ था, यूएन जो था, उसने इस विवाद को, मतलब इस समस्या को समाप्त करने के लिए किससे कहा, अमेरिका से कहा। अब अमेरिका से क्यों कहा, भारत से क्यों नहीं कहा, जापान से क्यों नहीं कहा, चाइना से क्यों नहीं कहा, यूएसएसआर के उन 15 देश से क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा क्योंकि यहाँ पे वर्चस्व सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का था। अमेरिका एक महाशक्ति तो था ही, और जब यूएसएसआर खत्म हो गया तो इसका बोलबाला और ज्यादा बढ़ गया। और आपको तो मैंने पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया भी है ना कि यूएन जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों का अमेरिका उन सभी राष्ट्रीय संगठनों के ऊपर अपना आधिपत्य और वर्चस्व कायम कर लिया। ये जितने बड़े बड़े संगठन थे ये सलाहकार बन गए, किसके, अमेरिका के। यदि आपको ये सब जानकारी नहीं पता है तो आप पिछले वाले वीडियोस देखें, चैप्टर 2, चैप्टर 1, उनमें मैंने सारे डिटेल्स अच्छे से बताया है। तो क्या है कि 1990 में इराक अपने पड़ोसी देश कुवैत पे रातों रात हमला करके उस पर कब्जा सब जमा लिया, अपना आधिपत्य जमा लिया। अब इस विवाद को समाधान करने के लिए यूएन ने अमेरिका को कहा कि भाई तुम्हें जैसे भी हो, अगर तुम्हें सैन्य मदद चाहिए तो सैन्य शक्ति लेके जाओ, लेकिन कुवैत को आजाद कराओ इराक से कुवैत को आजाद कराओ। इसके लिए अमेरिका को इराक के विरुद्ध सैन्य बल प्रयोग करने की अनुमति भी दे दी। किसने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। कह रहा है यह नाटकीय फैसला था। नाटकीय फैसला का मतलब ये नहीं समझिएगा कि यहाँ पे कोई नाटक वाटक हुआ था। नाटकीय फैसला का मतलब हो गया कि जब से राष्ट्र संघ बना, संयुक्त राष्ट्र संघ,
और ये काम हो रहा था 1990 में, मतलब 45 वर्ष के दौरान, जब से ये संयुक्त राष्ट्र संघ बना था, इस तरह का कठोर फैसला उसने कभी नहीं लिया था। ऐसा क्या हो गया कि अचानक से ये कठोर फैसला ले लिया? तो देखिए, इस फैसला लेने के पीछे भी अमेरिका का ही हाथ था, क्योंकि आप तो जानते हैं कि जितने बड़े बड़े संगठन है वो अमेरिका के अंदर काम कर रहे थे, क्योंकि सारे संगठन को पता था कि अमेरिका बहुत ही बड़ी शक्ति है, अगर उसके साथ नहीं रहेंगे मिलके, तो नहीं मिलके रहने का मतलब तो समझ रहे हैं ना, वो नष्टो नाबूद कर देगा। अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय कौन थे? ध्यान में रखिएगा, जॉर्ज बुश थे। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति उस समय जॉर्ज बुश थे। उन्होंने इसे नई विश्व संज्ञा की उपाधि दी। हालांकि सब किया धरा उन्हीं का था, जॉर्ज बुश का ही, लेकिन उन्होंने कहा कि यह एक नई विश्व संज्ञा की इस तरह से शुरू हो रहा है। तो ये था हमारा विश्व व्यवस्था का शुरुआत। अब देखिए, अभी मैंने आपको सिलेबस में बताया था कि वर्चस्व, आधिपत्य क्या है। तो वर्चस्व आपके सिलेबस में है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। वर्चस्व शब्द का अर्थ है सभी क्षेत्र। वर्चस्व शब्द का अर्थ क्या है कि सभी क्षेत्र, जैसे सैन्य, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय पर एकमात्र शक्ति बन के उभरना। अगर कोई बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और उसे अपना वर्चस्व दिखाना है, तो वो किन किन क्षेत्रों में दिखाएगा वो समझिए। सैन्य शक्ति में अपना वर्चस्व दिखाएगा, आर्थिक स्थिति में अपना वर्चस्व दिखाएगा, राजनीतिक स्थिति में अपना वर्चस्व दिखाएगा एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी अंतरराष्ट्रीय, मतलब पूरे विश्व लेवल पर अपना वर्चस्व दिखाएगा। इस ऐसे अगर वर्चस्व कोई दिखाता है तो उस समय का वो सबसे वर्चस्वशील देश कहलाएगा, जो उस समय वर्तमान में अमेरिका के द्वारा किया जा रहा था। अमेरिका का वर्चस्व उस समय सभी जगह था, क्योंकि उसकी सैन्य शक्ति बहुत मजबूत थी, आर्थिक स्थिति मजबूत थी, राजनीतिक एवं संस्कृति भी उसकी बहुत मजबूत थी। संस्कृति के बारे में मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में बात किया है, आप उस चैप्टर को जरूर देखें। अमेरिका का वर्चस्व, अब वर्चस्व तो हमने आपको समझा दिया, अब बात कर लेते हैं अमेरिका का वर्चस्व किस तरह का था। अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत 1991 में हुई, जब एक ताकत के रूप में सोवियत संघ अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य से गायब हो गया। यह पता कब चला कि अमेरिका का वर्चस्व आ गया है? जब 1991 में यूएसएसआर विघटित हो गया, टूट गया। उसके बाद एकमात्र शक्ति बच गई अमेरिका। तो अमेरिका, आप कह सकते हैं कि यूएसएसआर के विघटन हो गया। इस स्थिति में अमेरिका वर्चस्व सर्वव्यापी मान्य हो गया। सभी लोगों को भी अब ये लगने लगा था कि अमेरिका ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए उन्होंने अमेरिका का वर्चस्व स्वीकार भी किया, क्योंकि दूसरा वर्चस्वशील जो देश था यूएसएसआर, उस खत्म हो गया था। और अमेरिका का वर्चस्व ऐसा नहीं है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि अमेरिका का जो वर्चस्व है इससे पहले नहीं था, यूएसएसआर के विघटन से पहले नहीं था, लेकिन लोग उस पर ध्यान कम देते थे, क्योंकि उस समय दूसरा शक्ति भी था, यूएसएसआर। अगर वर्चस्व नहीं होता तो कैसे ये जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिरा देता, परमाणु बम? वर्चस्व तो था ना, वर्चस्व था। इसलिए कहा गया है 1945 से ही अंतरराष्ट्रीय पटल पर अमेरिका का वर्चस्व था, लेकिन पहले इसलिए नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि दूसरा भी देश था यूएसएसआर, जो इसको कड़ी टक्कर देता था। अब देखिए, प्रथम खाड़ी युद्ध। प्रथम खाड़ी युद्ध के बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया है, लेकिन इस टॉपिक के अंदर फिर से एक बार हम कवर कर रहे हैं कि अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशों ने, अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशों ने मिलकर और 6,60,000 सैनिकों के द्वारा भारी भरकम फौज ने इराक के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, मतलब मोर्चा खोल दिया और उसे बुरी तरह से परास्त किया, जिसे हम प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जानते हैं। इसे ध्यान से समझिएगा कि इसमें अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशों ने मिलकर 6,60,000 सैनिकों के साथ इराक पे हमला कर दिया और उसे बुरी तरह से परास्त भी किया, जिसे हम प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं आपको कि इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं इसमें आपको समझने के लिए। जब अमेरिका ने इस पे हमला किया तो उस समय के जो इनके प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका और इन बाकी देशों को बुरी तरह से हराऊंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इराक को वहां पे बहुत बुरा मार खाना पड़ा और वो हार गया।
लेकिन प्रथम खाड़ी युद्ध में अमेरिका को ना फायदा भी हुआ, क्योंकि इराक ने कुवैत पे अटैक करके उस पर कब्जा कर लिया। इसके खिलाफ जितने भी मुस्लिम कंट्री थे, इस्लामिक धर्म के मानने वाले कंट्री थे, उन्होंने अमेरिका को बहुत सहयोग दिया, बहुत पैसे दिए। जितना उसका युद्ध में खर्चा हुआ ना, उससे ज्यादा कहीं वो कमा लिया। अब देखिए प्रथम खाड़ी युद्ध और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ये जो थर्ड चैप्टर है ना, इसमें आपको 4 ऑपरेशन पढ़ने हैं। चारों ऑपरेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ध्यान से समझिएगा कि प्रथम खाड़ी युद्ध तो आपको समझ में आ गया, लेकिन ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है तो उसे भी देखते हैं। 1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला किया ना? हाँ किया, और बड़ी तेजी से उस पर कब्जा भी जमा लिया। जो अभी मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था, सभी देशों द्वारा इराक को बहुत समझाया गया। इराक को वहां के जितने भी देश थे, पड़ोसी देश थे, या फिर यूएन के अंदर, या फिर और भी जो देश थे, उन्होंने समझाया कि ये गलत है, तुम कुवैत को रिलीज कर दो, मुक्त कर दो। लाख कोशिश की गई, लेकिन इराक नहीं माना। तब संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूएन है, उन्होंने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी। किसको? अमेरिका को। अमेरिका को बोला तुम जैसे भी हो कुवैत को मुक्त कराओ। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस अभियान को ही ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा गया। अगर आपसे कोई पूछे कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है, तो वहां पे बताइएगा कि जब इराक ने कुवैत पर अपने मनमाने ढंग से आधिपत्य जमा लिया, कब्जा कर लिया, तो यूएन संगठन ने इस चीज को सही करने के लिए, कुवैत को मुक्त कराने के लिए अमेरिका को यह भार दिया और कहा कि तुम बल प्रयोग करो या जैसे भी हो, तुम बस कुवैत को मुक्त कराओ। यूएन के द्वारा इस ऑपरेशन को जो चालू किया गया, उसे ही हम ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहते हैं। देखिए अभी हमने अब पहले भी डिस्कशन किया था कि यूएन ने इतना बड़ा फैसला कभी नहीं लिया था, इसलिए इसे नाटकीय फैसला भी कहा जाता है। शीत युद्ध अब इतना बड़ा फैसला, मतलब शीत युद्ध के समय में से ही जो यूएन था वो इतना बड़ा फैसला नहीं लिया था, और उस समय के वर्तमान जो राष्ट्रपति थे वहां के, वो जॉर्ज बुश थे, जिन्होंने इसे नई विश्व की संज्ञा उपाधि प्रदान की थी। ये था हमारा खाड़ी युद्ध और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। अब कंप्यूटर युद्ध क्या है? अच्छा, कंप्यूटर युद्ध सुन के आप ये मत समझ लीजिएगा कि लैपटॉप, मोबाइल और कंप्यूटर से वहां पे जाके मारपीट हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर युद्ध इसलिए कहा जाता है कि जो प्रथम खाड़ी युद्ध था ना, जो प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान अमेरिका की सैन्य शक्ति जो थी, जब उसने इराक पे अटैक किया, तो इराक पे एक चीज और बता देता हूं कि ये जो इन्होंने 6,60,000 का सैनिक का एक टीम बनाया था, इसमें 75% जो सैनिक थे वो अमेरिका के ही थे, क्योंकि आपको वर्चस्व याद है ना, वर्चस्व था उसका। उसने ये दिखाया कि मेरी सैन्य शक्ति इतनी मजबूत है। अब अमेरिका ने प्रथम खाड़ी युद्ध में क्या किया? स्मार्ट बमों का उपयोग किया। हाँ, स्मार्ट मोबाइल, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट कंप्यूटर के अलावा उस समय स्मार्ट बमों का उपयोग किया गया था। स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया, इसी चलते कुछ इसके जो इतिहासकार हैं वो इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा देते हैं। लेकिन मैं इसे क्यों कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा देता हूं वो समझिए। ये जो प्रथम खाड़ी युद्ध हो रहा था, उसमें अमेरिका ने अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए, अपने सैन्य शक्ति को दिखाने के लिए, अपने हथियार को दिखाने के लिए क्या किया? जो उसने अटैक किया इराक पे, उसका लाइव टेलीकास्ट चल रहा था पूरे अमेरिका के टेलीविजन पे। ये उसका वर्चस्व था। वो पूरे अमेरिका या पूरे विश्व को ये दिखाना चाहता था कि मेरी सैन्य शक्ति बहुत मजबूत है। इसलिए भी इसे कंप्यूटर युद्ध कहा जाता है। देखिए, इस युद्ध की टेलीविजन पर बहुत ज्यादा कवरेज हुई, इसीलिए इसे वीडियो गेम वार भी कहा जाता है। ये जो युद्ध चल रहा था कुवैत पर, इसका लाइव टेलीकास्ट पूरे विश्व में टीवी पे चल रहा था। ये अमेरिका का वर्चस्व था। अमेरिका दिखाना चाहता था कि मेरी शक्ति कितनी मजबूत है। जॉर्ज बुश के बाद कौन राष्ट्रपति बने? जॉर्ज बुश की जब अपने कार्यकाल की पूर्ण हो गया, तो प्रथम खाड़ी युद्ध के बाद 1992 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए। जॉर्ज बुश के बाद जो अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उसमें बिल क्लिंटन जो थे वो नए राष्ट्रपति बने। जॉर्ज बुश के बाद क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि जॉर्ज बुश के बाद जो नए राष्ट्रपति थे वो कौन थे,
तो वो थे बिल क्लिंटन, जो लगातार 2 साल तक वहां पे राष्ट्रपति रहे, मतलब 2 दौरान में उन्होंने राष्ट्रपति कार्यकाल को संभाला। जनवरी 1993 से जनवरी 2001 तक वो वहां के राष्ट्रपति रहे, और राष्ट्रपति पद पर रहने के बाद इन्होंने कुछ अलग ही काम कर दिया। अलग काम क्या कर दिया? ये युद्ध पे ध्यान ही नहीं दिए, ये मारपीट, लड़ाई, बम बारूद, गोला से दूर रहे। इन्होंने अपने अमेरिका के अंदर व्यापार को आगे बढ़ाया, बिजनेस को आगे बढ़ाया। कैसे हमारे अमेरिका का जो व्यापार है वो दूसरे देशों में हो सके, कैसे हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके, इस पे काम किया। किसने? बिल क्लिंटन। बहुत अच्छे राष्ट्रपति थे, इनके बारे में बहुत अच्छी जानकारियां, हालांकि जॉर्ज बुश भी अच्छे थे, लेकिन मैं ज्यादा प्रभावशाली बिल क्लिंटन को मानता हूं। अगर सबसे ज्यादा मेरे को पूछा जाए प्रभावशाली राष्ट्रपति, तो मैं अपने हिसाब से बराक ओबामा को बोलूंगा, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है बराक ओबामा। देखिए अब आगे चलते हैं कि राष्ट्रपति पद पर रहे, इन्होंने अमेरिका का घरेलू रूप से अधिक मजबूत किया, मतलब आंतरिक रूप से जो है इन्होंने उसे ज्यादा मजबूत किया, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा भी दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, तो आप क्या कहोगे? भारत। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश कौन है, तो आप वहां पे बताओगे अमेरिका, क्योंकि पुराना लोकतंत्र अमेरिका में है, लेकिन सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा भारत देश है। तो घरेलू रूप से इन्होंने अपने अमेरिका को मजबूत किया और अंतरराष्ट्रीय लेवल पे लोकतंत्र को बढ़ावा दिया। और इसके बाद इन्होंने सिर्फ व्यापार ही नहीं किया, जलवायु परिवर्तन, हमारे समाज में आज जो दिन प्रतिदिन ये गर्मी, ये ठंडा, ये मौसम का बेवजह भड़कना, ये जो परेशानियां चल रही है, इसके ऊपर भी इन्होंने बहुत ध्यान दिया। विश्व व्यापार जैसे नरम मुद्दों पर इन्होंने ध्यान केंद्रित किया, मतलब इन्होंने मारपीट, लड़ाई झगड़ा से दूर रखा अपने देश को, और अपने देश की आर्थिक स्थिति, व्यापार की स्थिति, जलवायु परिवर्तन इत्यादियों पे बहुत ज्यादा फोकस किया और अपने देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया।